पे लग गया है सेशन। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, 35 लोग हम हो गए हैं। यदि आपके अभी भी चेक कीजिए कोई डाउनलाइन आपकी नहीं है, आपकी अपलाइन नहीं है, तो प्लीज कॉल देम, जल्दी से जल्दी क्लब कर लीजिए। और कहानी में आपको लेके चलता हूँ। आज एक बार की बात है कि यूनान के सम्राट किसी बात पर अपने वजीर से जो है वो नाराज हो गए, और नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सजा का जो है ऐलान कर दिया। और शाम का समय ठीक 6 बजे का फिक्स किया गया कि 6 बजे वजीर को फांसी चढ़ा दिया जाएगा। फांसी की सजा दिए जाने के समय वजीर दरबार में उपस्थित ही नहीं थे। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ वजीर को बता दो कि ठीक शाम 6 बजे उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मानकर सैनिक की एक जो टुकड़ी है वो वजीर के घर पहुंची। उसके घर के चारों ओर जो है उन्होंने घेरा लगा लिया। कुछ सैनिक अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां तो जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर साहब का जो है जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों की, दोस्तों की चहल पहल थी, गाने बजाने चल रहे थे, नाच गाना चल रहा था। घर में खूब खुशबू हो रखी थी पकवानों की। कुल मिलाकर कहने की बात यह कि वहां पे बहुत ही खुशनुमा माहौल था। और सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर दिया कि वजीर को फांसी की सजा सुना दी गई है, बता दिया गया। यह भी बताया कि शाम 6 बजे फांसी दी जाएगी। यह सुनकर वहां पर जो हर एक शख्स था वो हैरान रह गया। फौरन संगीत, नाच गाना बंद कर दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त सब मातम में डूब गए, उदासी छा गई। और तभी कमरे में छाई खामोशी में वजीर की आवाज गूंजी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे वक्त दिया है। यानी कि राजा ने 6 बजे का वक्त तो मुझे दिया है, तब तक तो हम एंजॉय कर सकते हैं, तब तक तो हम जिंदगी का जश्न मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों ने कहा, यह कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है और तुम जश्न मनाना चाहते हो। वजीर ने सबको समझाया, जश्न फिर से शुरू कराया। दोस्त उदास थे, लेकिन वजीर की खुशी का जो है कोई ठिकाना नहीं था, और वो सब वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गई। यह खबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक जो है पहुंचाई गई। सम्राट पूरा माजरा देखने, जानने के लिए खुद वजीर के घर पहुंचे, और वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मनाते हुए देखा तो वह भी दंग रह गया। उसने वजीर से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो। वजीर ने बड़े अदब से कहा, हुजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहांपना, आपने फांसी का समय जो है वो शाम 6 बजे तक मुकर्रर किया है। इस तरह मुझे शाम के 6 बजे तक का वक्त मिल सका। यदि आप मुझे ये वक्त न देते तो मैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार के साथ ये जश्न कैसे मना पाता। फांसी पर लटकने से पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है, तो मैं इसे क्यों जाया करूं। मेरे पास जितना भी वक्त है मैं उसे खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। यह बात सुनकर राजा ने वजीर को जो है गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की इतनी कदर है, जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी से गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? ये तो खुशी का सौदागर है, उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सजा अभी माफ की जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? जिंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारे। ये जरूर है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलों भरा वक्त सामने आ जाता है, खड़ा हो जाता है, और हम परेशान होने लग जाते हैं। ऐसे में हम जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उनका सामना करें, खुशी के साथ करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती माय डियर फ्रेंड्स, इसे खुल के जिए। और आज का जैसा समय हमें मिला है, इतना पेंडेमिक सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, पॉजिटिव खबरें कम आ रही हैं, नेगेटिव खबरें ज्यादा आ रही हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसी कहानियां, ऐसे जो हमारे सेशन है, ये आपको पॉजिटिव रखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, आपको चार्ज रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और नाउ आई एम गोइंग टू कॉल मिस्टर कुलदीप पुनिया जी, हमारे बड़े भाई साहब, हिसार से बिलोंग करते हैं और हरियाणा सेक्रेटरीट, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, वहां पर सचिवालय में इनकी सिटिंग है। पंचकुला में हरियाणा के बहुत बड़े बड़े ऑफिस हैं। और सर की गवर्नमेंट जॉब रही, सबसे पहले इंडियन नेवी में, भारतीय सेना में जो है सर ने काम किया है। और इसके साथ साथ में मोदी केयर बिजनेस कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग आपके जानकार होंगे जिनको आपने बताया होगा, वो क्या कह रहे होंगे, हमारा सामान तो कैंट से आ जाता है, हम तो कैंटीन से सामान लेके आते हैं। क्या कुलदीप पुनिया जी कैंट से नहीं, कैंटीन से सामान नहीं ला सकते? डेफिनेटली ला सकते हैं। बट व्हाई डिड ही चूज मोदी केयर? क्यों चूज किया उन्होंने मोदी केयर?
तो वेलकम है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप पुनिया जी। मैं आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि हमारा हर एक लीडर, जो लोग बैठे हैं, प्लीज खड़े हो जाइए। मैं भी खड़े होकर के जो है सर का वेलकम करना चाहूंगा डेफिनेटली। जय हिंद, जय भारत सर, आपको सैल्यूट है सबसे पहले तो। और लेट मी कॉल जस्ट ए सेकेंड। जी कुलदीप जी। थैंक यू योगेश सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इस बहुत ही शानदार मीटिंग में आपने मेरे को इनवाइट किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और सबसे पहले मैं सभी लीडर्स जो टीम अभी ज्वाइन है सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं जो आज आए हैं इस टाइम। और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूं मेरी अपलाइन मंजीत सर का, कुंडू सर का, हमारे सुरेंद्र सर का, जिनकी बदौलत मैं मोदी केयर में हूँ। और आप जैसे दोस्त मिले हैं तो इनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज आपने मेरे को मौका दिया है कि मैं अपनी स्टोरी बता पाऊं। तो ये भी एक होता है लाइफ का स्टोरी। क्या होता है? लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। जो हमारी लाइफ चल रही है, हमने जो एक्सपीरियंस लिया लाइफ का, वही एक स्टोरी होती है। और उससे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं किसी की स्टोरी से, क्योंकि हम हर चीज एक्सपीरियंस करके देखेंगे तो लाइफ चली जाएगी। तो इसलिए हमें एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हम सीखेंगे तो बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम कुलदीप पुनिया है और मैं हिसार के एक छोटे से गांव खोखा से बिलोंग करता हूँ, जो कि मिर्जापुर से अगला ही गांव है। और दोस्तों मैं तो एजुकेशन थी सरकारी स्कूल में हुई है। पहले मैं 8th क्लास तक मेरे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा और उसके बाद में 9th और 10th मिर्जापुर से मैंने किया है, मिर्जापुर सरकारी स्कूल से। तो दोस्तों एजुकेशन की बात कहूँ तो एजुकेशन में मेरा यही रहा कि जितनी भी मेरी 10th क्लास तक है, मैं हमेशा मेरी क्लास में प्रथम आया हूँ। मैं ओनली 10th क्लास ही पढ़ा हूँ, क्योंकि 10th क्लास करते मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। तो दोस्तों 97 में मैंने 8th पास किया, तो उसमें भी मेरी हरियाणा बोर्ड की मेरिट आई थी। फिर उसके बाद में 98 99 में मिर्जापुर में मैंने एडमिशन लिया था और वहां पर भी मेरी बोर्ड की मेरिट थी। और आज भी मिर्जापुर स्कूल के प्रिंसिपल के पीछे जो ओनर्स का बोर्ड लगा था उसमें मेरा नाम है। और दूसरा ये था कि जो मिर्जापुर में सेंटर था, जितने भी 10th क्लास के एग्जाम होते हैं आसपास के गांव में, उस समय उस पूरे सेंटर में भी मैं फर्स्ट आया था। तो ये तो दोस्तों एक लाइफ का पार्ट था, बट आगे ज्यादा कोई गाइड करने वाला नहीं था। और दूसरा मेरे को जुनून था कि मैंने आर्मी में जाना है। मैंने ठान ही लिया था कि आर्मी में ही जाना है, क्योंकि मेरे परिवार से कोई भी आर्मी में नहीं था। मुझे आर्मी की वर्दी बहुत अच्छा लगती थी, तो मैंने सोचा कि मैं आर्मी में ही जाऊंगा। तो मैंने लक्ष्य बना लिया था 10th क्लास में ही। तो उसी लक्ष्य के निर्धारित करते हुए हर रोज बीम मारता था। वहीं मिर्जापुर स्कूल में एक शीशम का पेड़ था, उस पर लकड़ी से मैं बीम मारता रहता था, रेस लगाता रहता था। घर जाके साइकिल से आता था, ओखा गांव से मिर्जापुर 11 किलोमीटर साइकिल से जाता था। तो इस तरह करके नॉर्मल में ही मेरी प्रैक्टिस बन रही थी और मैंने आर्मी में जाने का सोच लिया। तो फाइनली जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था, नॉन मेडिकल साइड से गवर्नमेंट स्कूल था जो खड्डा वाला बोलते हैं, जहाज पार्क है जिंदल का, तो यहाँ 11th में पढ़ता था। तो दोस्तों 8 नवंबर 99 में आर्मी की भर्ती निकली थी। तो कोई मेरे रिलेटिव थे बाहर से, वो भर्ती देखने आए थे, क्योंकि हमारे गांव से ट्रैक्टर लेके जाते थे, तो वो हमारे गांव आ जाते थे। उसने मेरे को बोल दिया चल देख आते हैं भर्ती। मैं सोच रहा था 1 साल बाद देखूंगा, बोला नहीं आजाद देख लेते हैं। तो मैं उनके साथ गया दोस्तों। 8 नवंबर की भर्ती थी और मेरा 3 नवंबर 83 का डेट ऑफ बर्थ था, 8 नवंबर 99, मतलब मेरे 16 साल 5 दिन उम्र थी। और उस समय 16 से 23 साल आर्मी की भर्ती का क्राइटेरिया था। आजकल 17.5 हो गए इनिशियल डेट। तो मैंने पहली भर्ती देखी। तो उसके बाद में जैसे जैसे अंदर गए, अंदर जाते रहे, जैसे रेस का आया, जो रेस मारते हैं, जैसे मैंने रेस मारना शुरू किया तो वहां बहुत ज्यादा क्राउड होता है। क्राउड तो इतना था कि टेंट के बाहर बहुत लंबी लाइन थी। मुझे नहीं आशा थी कि मैं इस भर्ती में सिलेक्ट हो पाऊंगा, क्योंकि इतनी भीड़ देख के मेरा मनोबल तो टूट गया था, क्योंकि इतनी जनता है, मेरी कोई सिफारिश भी नहीं है, तो ये क्या होगा। फिर भी मैंने सोचा कोई नहीं, मैं टेंट के अंदर टेंट तो देख लूंगा, टैंक वगैरह तो देख लूंगा, क्या है अंदर देख लूंगा। तो मैं चलता रहा, मैं रुका नहीं। बात यही है कि चलते रहने में सफलता मिलती है। अगर मैं उसी समय चल देता वापिस तो शायद सफलता नहीं मिलती। तो गेट में एंट्री हो गया। एंट्री होने के बाद में जब रेस का नंबर आया
तो दोस्तों 1600 मीटर की रेस थी, ग्राउंड था, कच्चा ग्राउंड था, और इसमें जो कांटेदार भोंखड़ी बोलते हैं उस ग्राउंड में वो भी थी, और धूल, बहुत बंदे भागे तो धूल उठी थी। ये मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सारे क्विट कर जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो जैसे जैसे दौड़ने लगे दोस्तों, तो धूल आ रही थी और धूल से खांसी भी आ रही थी, और थोड़ी देर बाद 2 चक्कर के बाद मेरे को पेट में भी दर्द हो गया था। मैंने एक हाथ से पेट पकड़ लिया था और एक हाथ से मैं पाँव की भोहड़ियों को उतार रहा था। पाँव से भी खून आने लग गए थे, दौड़ते दौड़ते स्पीड भी कम हो गई थी, बट मैं रुका नहीं, क्योंकि जो दर्द उठता है उठता रहा, मैं रुका नहीं, चलता रहा चलता रहा। तो दोस्तों मैंने यही सोचा था कि मैं रुकूंगा नहीं, रुक गया तो फिर मैं दौड़ दोबारा पाऊंगा नहीं। थोड़ी देर दर्द रहा, फिर स्पीड पकड़ता रहा। ऐसा करते करते मैंने देखा मेरे से आगे बहुत दुनिया है, बट मैंने हल्का सा पीछे भी देखा तो पीछे भी बहुत दुनिया थी। तो मैं दौड़ता रहा, मैंने रुकना मुनासिब नहीं समझा। जैसे ही मैं एंडिंग पॉइंट पे पहुंचा, उन्होंने रस्सा डाउन कर लिया था, लेकिन डाउन करने से पहले मैं उस रस्से को पार कर चुका था जस्ट सेकंड पहले ही, और मेरे से पीछे वाले सब स्टॉप कर दिए गए थे। तब मैंने भगवान का शुक्र किया, चलो ये भी बाधा पार हो गई। उसके बाद में बीम्स वगैरह थी, वो तो मेरी रेगुलर प्रैक्टिस थी, वो मैंने फटाफट कर दिया, और भी टेस्ट पास हो गए, मेडिकल पास हो गया। तो उसके बाद में दोस्तों एग्जाम आया। एग्जाम तो मैंने कंप्लीट ही कर दिया, क्योंकि एग्जाम मैंने जस्ट 10th किया था और थोड़ा पढ़ाई में मैं ठीक ही था, तो मैंने एग्जाम भी कंप्लीट कर दिया। तो उसके बाद में रिजल्ट आया और मैं आर्मी में सिलेक्ट हो गया। तो जस्ट 16 साल 3 दिन में मतलब 16.5 साल में 2 महीने बाद मैं ज्वाइनिंग पे चला गया था। और दोस्तों उस समय तक मेरे ये था कि मैं हिसार भी नहीं आ पाता था अकेला, और मैं फिर यूपी में ट्रेनिंग करने गया। उसके बाद में तो ऑल ओवर इंडिया घूमता रहा। तो मैंने उस भर्ती से ये देखा जब मैं हो गया, कि अगर मैं उस भीड़ को देखकर जो कैंट के बाहर लगी थी, जो कि आजकल हम देखते हैं एग्जाम सेंटर में हजारों की संख्या में बेरोजगार एग्जाम देने जाते हैं, तो अगर हम भीड़ को देखकर उसी समय क्विट कर जाएंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार तो मन आया था कि जो गेट पे इतनी जनता की भीड़ देखकर कि कोई अपनी सिफारिश नहीं है, कुछ नहीं है, तो चलो यार नहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम अपना एफर्ट्स डालेंगे, जो होगा आगे भगवान देखेगा। तो उसके बाद में दोस्तों ये सब हो गया और मैं आर्मी में चला गया, और आर्मी में होते होते मेरी 18 साल की आर्मी की सर्विस हो गई। तो इसके अंदर बहुत स्ट्रगल देखा, क्योंकि आर्मी की लाइफ काफी हार्ड होती है, क्योंकि इसमें हर जगह की पोस्टिंग आती रहती है, लेह लद्दाख JNK, और काफी जगह करने के बाद में फाइनली मैंने 2018 में वहां से प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लिया। और उसके बाद में मैंने यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट में फार्म भर दिया था, निकले हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही स्ट्रगल देखने को मिला। जब मैंने 2016 में एक बार एग्जाम देने आया था मैं, तो जब मैं हिसार बस स्टैंड पे पहुंचा, तो आपको शायद पता है कितनी मारो मारी मस्ती है जब हरियाणा में स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं नौकरियों के, तो बस स्टैंड पे पांव टेकने की जगह नहीं होती। इसका पीछे बहुत इश्यू आता था, अभी शायद डिस्ट्रिक्ट में होने लगे हैं। मेरा यमुनानगर में एग्जाम था। जब मैं हिसार बस स्टैंड पहुंचा तो कोई भी बस में जगह नहीं मिल रही थी, और वो देखकर मेरे को ये हो गया था कि मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि उस समय मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, और क्योंकि मैं फतेहगढ़ यूपी से आया था, बच्चे वहीं थे। तो मैंने बस स्टैंड से 2 बसें चली गई, तीसरी बस में भी वही भीड़ थी, सेम खिड़की में लटके हुए थे। तब मैंने सोचा मैं कैसे चढ़ूं इस बस में, तो गिरने का भी चांस है। फिर मैंने सोचा जब ये लटके हुए हैं तो मैं क्यों ना लटक जाऊं। फिर मैंने धक्का मुक्की करके मैं बड़ी मुश्किल से खिड़की में खड़ा हो गया, और धीरे धीरे करके पांव अंदर तक चले गए। मैं कुरुक्षेत्र तक एक ही पांव पे खड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में जाने के बाद में थोड़ा बस में दोनों पांव टिके, और फिर मैं यमुनानगर एग्जाम देने पहुंच गया। तो उसके बाद में एग्जाम का बाद में रिजल्ट आया, उसके बाद में उसका इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू होने के बाद में फाइनली मार्च 18 में इसका लिस्ट लग गया था। तो लिस्ट लग गया था दोस्तों। उसके बाद में मेरा जब लिस्ट लगी तो मेरा वेटिंग में रह गया था, क्योंकि कोई मेरी इंटरव्यू में सिफारिश नहीं थी, और आर्मी में रहते मैं ज्यादा कोचिंग वगैरह नहीं ले पाया था, तो जस्ट एग्जाम दिया था। तो फिर उसके बाद में वेटिंग में जब मैं रह गया, तो उसके 6 महीने बाद दिसंबर 18 में मैं घर आ चुका था। दिसंबर 18 में अचानक ही चंडीगढ़ से फोन आया कि भाई साहब आपने कल ज्वाइनिंग करना है। उस समय रात के दिसंबर 18 में रात के 7 साढ़े 7 हुए थे, अंधेरा हो रखा था।
तब मुझे भी हैरानी हुई कि इस समय तो ऑफिस खुलते ही नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट 5 बजे बंद जाते हैं, तो ये तो है कोई मजाक कर रहा होगा। फिर मैंने कॉल बैक भी किया, मैं भाई साहब झूठ मत बोलना, चंडीगढ़ बहुत दूर है। वो बोले नहीं नहीं, आपने कल आना ही आना है, कल आपकी ज्वाइनिंग है। तो दोस्तों मैं अनमने मन से गया था, क्योंकि मुझे नहीं यकीन था कि हरियाणा गवर्नमेंट में कोई नौकरी मिल जाएगी बगैर किसी नेता के, एमएलए के सिफारिश के, क्योंकि वो मेरे पास थी नहीं। तो जैसे ही मैं वहां अगले दिन 28 दिसंबर 18 को गया, तो जाते ही वहां उन्होंने मेरे को ज्वाइनिंग दे दिया और बोल दिया आपसे आज की जॉब स्टार्ट है। तो दोस्तों इसी तरह कहने का मतलब ये ही है कि ऐसी ही हमारी लाइफ में भी तंगियां आती हैं, चाहे वो हमारे मोदी केयर में भी किसी स्टेप पे हो। हम सोचते हैं कि बहुत बंदे कर रहे हैं, किसको मैं बताऊं। दोस्तों क्विट करना तो बहुत आसान है, जब जब आप स्ट्रगल को फेस करते जाओगे तो सफलताएं तो उनके बाद ही मिलेगी। तो ये तो दोस्तों अभी मैं दोनों जॉब्स मिला के तकरीबन 70,000 रुपये मेरा इनकम है। और अभी जॉब चंडीगढ़ में चल रही है, जो कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है, अपना हरियाणा का टॉप ऑफिस होता है, उसमें मेरी ड्यूटी है। और वहीं पे अभी मेरे को गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिल चुका है और वहीं सेटल होने जा रहा हूँ। तो ये तो दोस्तों मेरा आर्मी सर्विस और अभी प्रेजेंट नौकरी का चल रहा है। तो मोदी केयर में दोस्तों मैं कैसे जुड़ा, मोदी केयर में मंजीत सर ने, जब मैं आया एक बार घर पे, मेरे को 2 प्रोडक्ट लेके गए थे। मैंने वो प्रोडक्ट यूज किए, पेस्ट यूज किया मैंने, और साबुन, 2 ही आइटम थे। और दोस्तों उस समय पेस्ट जब नहीं आई थी ये, तब मैं दंत कांति करता था, और मैं बुरुश को बहुत धीरे धीरे करता था, क्योंकि मेरे मसूड़ों से खून निकलने लग जाता था कई बार, जैसे जब ज्यादा करता था। तो ये पेस्ट मैंने किया तो मेरे मसूड़े से खून की दिक्कत क्लियर खत्म हो गई। तब मैंने देखा कि यस वास्तव में ही दम है। तब मैंने इस पेस्ट को यूज किया, और कभी भी उसके बाद में मुझे ठंडा गर्म नहीं लगा, ना ही मसूड़ों से खून आया। कीमत भी देखी तो 62,000, वो 62 रुपए थी, क्योंकि हम सेंसोडाइन भी तो बहुत महंगी लाते थे दिक्कत होने पे। तो इस तरह मेरे को प्रोडक्ट पसंद आया, फिर मैंने इसके सारे सिस्टम को समझा। तब मैंने देखा कि इसमें कहीं भी इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, कहीं पर भी मैं किसी की इन्वेस्ट नहीं करा रहा हूँ। दूसरा, मैं मेरा पैसा देके एक प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ घर में, जो कि मैं कहीं से तो लेके आ रहा हूँ। अच्छा ना लगेगा तो मैं वापस कर दूंगा, क्योंकि मैं पता नहीं था ज्यादा सोशल, तो मैंने ये सब चीजें देखते हुए देखा कि मैं इसको बेझिझक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे चारों तरफ किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं है, और मैं जिसको बताऊंगा वो भी मेरे को कोई लाना नहीं दे सकता। अगर खुदा न खास्ता किसी को एक प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो वो उस प्रोडक्ट को वापस कर सकता है। ये मैं नहीं, मोदी केयर बोलता है, इसमें मोदी जी साइन करके बोलते हैं। तो इस तरह करके मेरा मोदी केयर का सफर स्टार्ट हुआ। तो रही बात दोस्तों, मोदी केयर हमें बहुत कुछ दे सकता है, ये हम देख ही रहे हैं। हमारे हिसार की टीम में तकरीबन 8-10 गाड़ियां आ चुकी हैं, और हमारे बहुत सारे लीडर लाखों की इनकम पे पहुंच चुके हैं, और लाखों में अपने योगेश जी ने भी आधा सफर कर दिया है, वो बहुत जल्दी अभी लाख पूरा कर जाएंगे। और हम हमारी आसपास की, हमारी हिसार की हाँसी की टीम में सब दिनों दिन ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट में तो बहुत दम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बस जरूरत है हमें रेगुलर काम करने की। जैसे जैसे हम रेगुलर काम करते जाएंगे होता रहेगा। अदरवाइज बहुत बंदे तो छोड़ देते, मेरे को 2 साल से ऊपर हो गया, मैंने अभी मोदी केयर को बिल्कुल नहीं छोड़ा, मैं करता रहता हूँ। हाँ, ज्यादा शिद्दत से इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, पेंशन भी आ रही है। मतलब क्या होता है, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है वो करता है। लेकिन अभी क्योंकि एक जगह की नौकरी ना होने के बाद भागदौड़ रहती है, चंडीगढ़ से आना जाना लगा रहता है, तो अब एक जगह चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाऊंगा, और इसके बाद में इसको मैंने कॉन्स्टेंटली और ज्यादा अच्छे से करने की भी सोचा है। तो दोस्तों इससे क्या हासिल हो सकता है, देखिए आज मैं 21 साल गवर्नमेंट जॉब में रहने के बाद आज 70,000 पे हूँ। तो यहाँ से आप 1 साल में भी 70,000 पे पहुंच सकते हो, 2 साल में भी पहुंच सकते हो, 3 साल में भी पहुंच सकते हो 70,000 पे, बट गवर्नमेंट जॉब में नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा मैं बताऊं दोस्तों, मोदी केयर क्या दे सकता है और नौकरी क्या दे सकती है, इसका भी मैं जस्ट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में रहने के कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सारे समझना। ये मोदी केयर अनएम्प्लॉयड या प्राइवेट वालों के लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के पास में तो कोई आज के दिन रोजगार नहीं है, और प्राइवेट नौकरी वाले का क्या भरोसा कल उसकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसलिए इन 2 कैटेगरी को तो बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। दूसरा, उन बच्चों को, उन यंग लड़कों को भी कर लेना चाहिए बहुत शिद्दत से, जिनके सर पे आज माँ बाप का हाथ है,
आज उनको घर चलाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इट मीन्स उनके पास फुल टाइम है, वो अपने टाइम को यूज कर सकते हैं। क्योंकि कल को अगर आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो आप अचानक मोदी केयर करोगे तो हो सकता है एक दिन में हमारी प्रोग्रेस नहीं होती, उस दिन आपको घर में कहाँ से लाओगे, आप किसी छोटी नौकरी में उलझ जाओगे, तो आप मोदी केयर को टाइम कम दे पाओगे। तो जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, जिनके माँ बाप के अर्निंग से घर चल रहा है, आज उनके पास गोल्डन टाइम है, वो मोदी केयर बिल्ड करके बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उनको हर रोज शाम को घर में खाना लाने की टेंशन नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मोदी केयर में क्या हो सकता है, नौकरी में क्या हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों अभी हमने पीछे देखा था, लास्ट गवर्नमेंट ने भर्ती निकाली थी 18,000 ग्रुप डी की, शायद करोड़ों बंदों ने फार्म भरे थे। हमारे सेक्रेटरिएट में भी 150 बंदे आए थे ग्रुप डी में। तो जब उनकी ज्वाइनिंग करी तो एडम ऑफिसर ने देखा, उनकी क्वालिफिकेशन जब देखी, तो कोई एमटेक था, कोई एमएससी मैथ था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। हैरान रह गया था मैं भी वो देखकर। तब मुझे भी फक्र महसूस हुआ, शुक्र है ग्रुप डी में एमटेक आ रहे। मैं तो 10th वाला था, 10th वाला होके मैं क्लर्क में चला गया था ग्रुप सी में, और डी में अभी आ रहे। इट मीन्स आज के दिन शिक्षा का महत्व बहुत कम हो गया। कम मीन्स की अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो गई है। शिक्षा का महत्व तो है लाइफ में, बट डिग्रियां ले लेके तो दुनिया घूम रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो गई है, तो आप समझो ग्रुप डी में चपरासी की, चौकीदार की नौकरी में एमएससी मैथ, एमटेक, बीटेक, पीएचडी ये आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में सफलताओं का कमी बहुत ज्यादा हो गई है। तो अभी मैं दोस्तों जो बताना चाह रहा हूँ, अगर वो एमटेक, बीटेक, एमएससी मैथ करके आज चौकीदार की ड्यूटी लगा डी ग्रुप में, तो उसमें तो 20,000 रुपए ही आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो चंडीगढ़ में 20,000 में लगे हैं, अगर कोई हिसार का बंदा है, तो मैं जस्ट आप कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ, हर कोई बंदा इसको नोट डाउन कर सकता है और इस नौकरी का फ्यूचर भी समझ सकता है कि कितना क्या कर सकता है। तो दोस्तों 20 भी मैंने कहता, मैं कहता हूँ 24,000 एक तनख्वाह मान लो। अगर वो बंदा हिसार आएगा हर हफ्ते, तो उसको 800 एक चक्कर का खर्चा है, तो 3200, तो उसके 3200 रुपए किराए में निकल जाएंगे। योगेश जी आप ये जो मैं खर्चा बताऊं थोड़ा जोड़ते रहना। 3200 रुपया उसका खर्चे में निकला। दोस्तों आप ये महीने में 4 बार अगर अपने घर परिवार पे मिलने के लिए आया, तो 800 रुपया आने जाने का हो गया, तो 3200 रुपया लिख दिया सर मैंने। बिल्कुल सर। हाँ, तो दोस्तों उसके बाद में आप ये देखिए, अगर वो बंदा, ये तो ये हो गया, वहां पर भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं देती है। एक रूम भी लेगा तो कम से कम 4,000 में उसको रूम मिलेगा, चंडीगढ़ की महंगाई को देखते हुए ले दिया सर। और उस रूम के अंदर आपने खाना भी खुद ही बनाना है। खाने का पैसा भी, दूध का जो भी आप खाना पीना चाहते हो वो भी, मेरे ख्याल से वो भी कम से कम करोगे 2,000 का हो जाएगा। आप 4,000 में कमरा ले रहे हो, 2,000 में खाना खा रहे हो, 3200 रुपये आने जाने का है। इसके बाद में आपका मोबाइल का खर्चा, कपड़े का खर्चा, वो भी मान लेते हैं कि 1,000 मान लेते हैं, 1,000 कपड़े का महीने में आप खरीद लोगे मोबाइल का। और दोस्तों इसके अलावा इसमें ये आ गया है, ये आ गया है खाने का, तो आप क्या बचा रहे हो देख सकते हो। 4 2 6 3 9 10,000 तो हो चुका है यही, और ये तो मिनिमम मैंने लिखा जो सामने दिख रहा है। इसके अलावा अनसीन खर्चे भी होते हैं। अनसीन खर्चे है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप किसी दोस्त के साथ बैठ के पार्टी करने लगे, बैठ गए, उसी में 1,000-1,500 चले जाएंगे। आपका मन हुआ मैं शिमला घूम के वहां 2-3 हजार रुपये लग जाएंगे। कोई गेस्ट चला गया आपके पास, तब निकल जाएंगे। कहने का मतलब अगर इसमें से 8 से 10,000 भी नहीं बचता है, और ये दोस्तों सिर्फ सिंगल बंदे का खर्चा मैंने बताया है। और बहुत सारे बंदे तो वो भी हैं जो शादीशुदा होकर भी नौकरी लगे हैं 42 साल में, जिनके 2-2 बच्चे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिनके कंधों पे फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, और वो अगर ऐसा बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वो जब करेंगे तो माइनस में चला जाएगा दोस्तों। तो इसलिए नौकरी के अंदर ज्यादा फ्यूचर नहीं है। हम, और दूसरी बात ये मिलती कहाँ है, ये भी बात है, मिलती भी तो नहीं। 1 करोड़ ने फार्म भरा था तभी तो 18,000 को मिली थी।
कितनी स्ट्रगल से नौकरी मिलती है। हम आसपास हम देख सकते हैं, हमारे आसपास कितने ही बंदों ने फॉर्म भरे थे और कितने ही बंदे उसमें नौकरी लगे हैं। तो ये दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ कहानी, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग फील्ड में मैं देखता हूँ क्या करेंगे, मैं तो जॉब करूंगा, मैं तो नौकरी लग जाऊंगा, मैं तो ये कर दूंगा। तो दोस्तों वो नहीं हो पाता है नौकरी के अंदर, जब करोगे तभी पता लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों नौकरी का भी मैंने निचोड़ निकाला और जो 21 साल में मैं इतना पहुंचा हूँ वो भी निकाला। तो मैंने देखा कि मैं अपनी लाइफ में अगर बहुत बड़ा करना चाहूंगा तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसको धीरे धीरे मोदी केयर को समझा, मैंने इसके सारे एक्सपेक्ट को समझा और देखा कि कहीं पर भी कोई भी रिस्क नहीं है और इसकी लॉयल्टी को मिला के मेरे को सीएसडी से भी सस्ते पड़ रहे हैं प्रोडक्ट। बट विडंबना ये है कि आज भी लोग मेरे को बोलते हैं मेरे को सीएसडी से दिला लाओ, जबकि मैं तो यहाँ से लेता हूँ। और लोगों को हम बताते हैं तो उनको समझ में नहीं आता क्योंकि उनकी मानसिकता कम होती है। वो सोचते हैं बस कैंटीन में तो अच्छा मिलता है। दोस्तों कैंटीन में प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलता, बाजार की अपेक्षा थोड़ा सस्ता मिलता है बस। वही कोलगेट कैंटीन में आती है, वही कोलगेट मार्केट में आती है। फर्क ये है कि मार्केट में अगर 70 की है तो कैंटीन में 60 की 55 की होगी बस। तो दोस्तों क्वालिटी, सबसे पहले तो क्वालिटी ही मेन होती है। क्वालिटी अच्छी हो तो हम 2 रुपए फालतू भी दे देंगे, बट हमारे पास क्वालिटी के साथ होने के साथ साथ सीएसडी से भी सस्ता पड़ जाता है। तो इसलिए ये चीज हम बताने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, हमें बताना चाहिए। और इसी तरह मैंने सोचा कि मेरे तो कैंटीन वाला फैसिलिटी मेरे पास है, बट कैंटीन से भी ज्यादा अच्छी है तो मैं बताना चाहिए और मैं बताता रहता हूँ। प्रोडक्ट अच्छे हैं, जिसको भी शेयर करते हैं उसका अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस तरह हम एक अच्छे प्रोडक्ट से हम अपनी पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य भी ठीक कर पा रहे हैं। पहले मैं मोबाइल फोन से देर देर बात करता था तो सर दुखता था, आज चिप लगाने के बाद में बिल्कुल रिलैक्स महसूस करता हूँ। जब से ग्लोब लगाया है तब से वो घर में शांति मानसिक सी रहती है, इतना चिड़चिड़ापन नहीं रहता। तो दोस्तों हर प्रोडक्ट का रिजल्ट वेरी वेरी क्लियर है, कोई शक नहीं है। हमें हर प्रोडक्ट का मैंने रिजल्ट देखा पहले, तब मैंने देखा इसमें हर प्रोडक्ट के अंदर गोल्डन प्रोडक्ट्स हैं। बट वही है, लोग इसको ऊपर ऊपर से देखते हैं और मार्केट में तमाम कंपनियां हैं उनसे कंपेयर करते हैं। जो कोई इसको डेप्थ से समझ लेगा एक बार मोदी केयर को, बेशक चाहे वो बिजनेस करे ना करे, वो प्रोडक्ट तो यूज करता ही रहेगा, जो कि हमें सीएसडी से भी सस्ते पड़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर इसको भी हम छोड़ दें तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, दुकान से तो लाओ वही, दुकान में से कौन सा सस्ता मिल जाता है। अभी भी तो सेंसोडाइन भी लाओगे तो भी 75-60 रुपए की आती है, 75 ग्राम भी 100 रुपए की आती है, उससे अच्छे 62 रुपए में ला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, यही डिसाइड नहीं कर पाती जनता, बस उनको फ्री का दिला दो। दूसरा उनको शॉर्टकट बिजनेस दे दो, जल्दी से जल्दी होने वाला, उसमें भी इंटरेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों यही, इससे प्यारा बिजनेस मुझे कोई नहीं लगा और इसका फ्यूचर अच्छा ही है। हर जगह आपको मोदी केयर का सिस्टम मिल जाता है। चंडीगढ़ में मैं जब देखता हूँ तो वहां पर 24/7 के बहुत सारे स्टोर है, उनको देखकर अच्छा लगता है कि हमारी ही कंपनी का स्टोर है। और भी तमाम हमारा ये है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है, निष्कर्ष यही है कि हमें कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए, चाहे सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं भर्ती हुआ था आर्मी में, बहुत कठिन परिस्थिति थी, लेकिन इच्छा थी मेरी मजबूत, मैंने आर्मी में ही जाना है। मैंने गेट पे भीड़ देके वापसी नहीं करी। वो 18 साल का सफर पूरा हुआ, उसका आज मुझे बेनिफिट क्या है, पैसिव इनकम है। आज मुझे घर बैठे बैठाए 30,000 रुपये पेंशन आ रही है, मेरे बाद मेरी वाइफ को आएगी, मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, हर प्रकार की फैसिलिटी है। तो दोस्तों वो संघर्ष किया तो एक पैसिव इनकम पा रहा हूँ, वही पैसिव इनकम का अपॉर्चुनिटी मोदी केयर में है। जबकि आज के दिन पैसिव इनकम गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं रही है, 2004 के बाद पेंशन बंद हो चुकी है। तो आर्मी जैसी फैसिलिटी हो जाएगी ये अपनी मोदी केयर से। तो दोस्तों आज मैं मोदी केयर जो कर रहा हूँ वो अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना संघर्ष का जीवन जी लिया है और अभी जी रहे हैं, सब सही है। बट मैं सोचता हूँ कि अपने बच्चे, मेरे बच्चे आगे जाके संघर्ष ना करें, उनके लिए मैं धीरे धीरे ही सही, अगर एक दिन 1 लाख रुपए की इनकम छोड़ जाऊंगा तो भी कम नहीं होगी, उसके बाद में वो संभाल लेंगे जब वो 18 साल के होंगे। तो दोस्तों अपने अपने बच्चों के लिए कर लो अगर कोई सक्षम है आज के दिन, क्योंकि बहुत सारे जो लोग आज गवर्नमेंट जॉब में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, वो सोचते हैं मैं तो जॉब कर रहा हूँ, सेफ जोन में बैठा हूँ। हम तो सेफ जोन में बैठे हैं, लेकिन बच्चों के लिए जॉब कहाँ है।
तो आज हम उनके लिए एक जॉब क्रिएट करके छोड़ सकते हैं अपने बच्चों के लिए। सबसे बड़ी बात ये एक नोट कर सकते हैं जो भी जिनके भी बच्चे हैं। तो दूसरी बात दोस्तों, क्योंकि मैं आर्मी में रहा था, मैं यहाँ सोशल में टच नहीं था, मैं यहाँ ज्यादा बंदों को जानता भी नहीं था। एक सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मोदी केयर का ये मिला कि मेरे सोशल मतलब मेरा जो जानकारी बहुत बढ़ गई है। आज योगेश जी है, मैं योगेश जी को आज जान रहा हूँ, विनीत जी को जान रहा हूँ। चलो इनके परिवार को तो मैं मिर्जापुर में पढ़ता था, छाबड़ा बुक भंडार होती थी, मैं वहां जाता था, जानता हूँ। बट आज हम पर्सनली मैं बहुत बंदों को आज जान रहा हूँ, तो मेरा सोशल नेटवर्क इतना अच्छा है कि लाइव अच्छी लगती है आज। नहीं तो लोग अकेले अकेले रह जाते हैं, कोई शहरों में कोई किसी को जानता नहीं है, तो इसका ये भी बेनिफिट है। तो इसके अलावा दोस्तों आपकी लाइफ अच्छी बनती जाएगी और धीरे धीरे आपके पास एक ये भी अपॉर्चुनिटी कि आप अपने बच्चों के लिए ही एक लिगेसी नहीं छोड़ के जाओगे, आप जिस चीज को भी बताओगे उसकी भी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मैंने इसको कॉन्स्टेंटली किया है और मैंने टारगेट लिया है कि मैं नेक्स्ट ईयर मेरे बच्चे के बर्थडे पे 13 फरवरी को गाड़ी लेने जा रहा हूँ, टाटा नेक्सॉन। तो आप सबकी शुभकामनाओं से शायद वो मिलेगी। और मैंने भी सोचा है अभी मैं दिन रात मेहनत करूंगा, क्योंकि अभी भागदौड़ की जिंदगी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं फैमिली शिफ्ट कर रहा हूँ चंडीगढ़, तो मेरा आना जाना कम हो जाएगा। तो सैटरडे और संडे मेरे पास फुल होगा, नहीं तो अभी मुझे सैटरडे संडे आने में लग जाता है। आज के दिन मेरा सामान फ्री हो चुका है, मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। अदरवाइज मैं कैंटीन में पैसे लगा के लाता था। सामान फ्री होना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, लोगों के पास तो इस सामान लाने के भी पैसे नहीं होते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं यही चाहूंगा कि इस बिजनेस को दिल से करो, कॉन्स्टेंटली करो, और अपने दोस्तों की लाइफ चेंज करने के हिसाब से करो। संघर्ष से भागो मत, संघर्ष तो आएगा। जैसे मैंने 2 रियल एग्जाम्पल बताए, जब मैंने बस स्टैंड पे अगर मैं छोड़ देता वो संघर्ष, तो मैं आज गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता। इसी तरह मोदी केयर में भी अगर किसी को संघर्ष आ रहा है, अगर वो आज छोड़ देगा तो वो कल के जीवीडीडी से चूक जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आज के संघर्ष को करते रहना। ये संघर्ष आपको बाद में याद आएगा। जैसे आज मैं उस संघर्ष को भी थैंक यू बोलता हूँ। इतनी भीड़ को देखकर मैं वापिस नहीं आया, अगर मैं आ गया होता तो आज मैं आर्मी की पेंशन और आज मैं हरियाणा गवर्नमेंट की जॉब में नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों आज आप आपके जीवन में जो भी संघर्ष आ रहा है, पेंडेमिक सिचुएशन भी चल रही है, बहुत है, तो संघर्ष को देखकर बिल्कुल इजी रहो। आप अपने काम में टारगेट बना के करते रहो, बस इतना ही है कि करते रहो। कौन आपके साथ आ रहा नहीं आ रहा है, आप उसके बारे में चिंता ही मत करो। नहीं आ रहा तो हमारा क्या लेके जा रहा है, कुछ भी नहीं लेके जा रहा। हम किसी का क्या लगवा रहे, कुछ भी नहीं लगवा रहे हैं, जस्ट आपका टाइम पास हो रहा है। मैं तो ये सोचता हूँ मेरा सैटरडे संडे मैं इसमें करता हूँ, मेरा टाइम पास हो जाता है। अदरवाइज मैं घर बड़ा वेस्ट टाइम वेस्ट करूंगा। किसी से बोलने की कला आ गई है, मुझे पहले बोलना भी नहीं आता था, मैं इतना अच्छा बोल लेता हूँ, आप सबके सामने कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। तो ये सब मोदी केयर की बदौलत है कि आपको बोलना आ रहा है, आपको नए नए लोगों से जानकारी बढ़ रही है, और आप एक जीवन में अच्छा इनकम का स्रोत पैदा करके जाओगे आप अपनी लाइफ में जाने से पहले। तो थैंक यू दोस्तों। और भी बहुत कुछ है, ये तो चलता रहेगा। आज योगेश जी ने टाइम दिया है और मैं आज अपनी लाइफ का और अपना कुछ आपको बता पाया हूँ, इसके लिए मैं योगेश जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू सो मच कुलदीप पुनिया जी, हमारे दिल के एकदम करीब। और मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है दोस्तों, किन शब्दों में मैं कुलदीप जी का थैंक यू करूं। रियल में मेरे पास शब्द थोड़े पड़ गए हैं। देखिए कितने सारे लोगों की सैल्यूट आने लगी है। सैल्यूट जगसीर जी लिख रहे हैं, पूजा जी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज रिंकी सेठ जी लिख रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपको इनवाइट करके, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने जो चीज बताई, समझाई, टीम को मोटिवेट किया, और मोटिवेट नहीं संघर्ष बताया अपना। और शुरुआत में मैं बात करूं, आपने कहा कि बिल्कुल अगर रेस देख के आप वापस चले जाते, इतना सारा क्राउड देख के वापस चले जाते, आपने पेट पकड़ के भी पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सर सर, आपको थैंक यू। बिल्कुल। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं प्री मेच्योरिटी रिटायरमेंट, देन यमुनानगर का जो ट्रैवल था, करीबन यहाँ से कुरुक्षेत्र की मैं बात करूं तो कुरुक्षेत्र अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं तो 150 से ज्यादा 165 किलोमीटर के आसपास होगा शायद, 160-65 किलोमीटर है। 160-65 किलोमीटर तक दोस्तों एक भरा मतलब भरी हुई बस के अंदर एक पैर पर खड़े होना,
और उस शिद्दत के साथ जो है जाना। सर कोई ना कोई मतलब आपको मैं कहूँ तो मतलब भगवान का आशीर्वाद, स्पिरिचुअल पावर आपके साथ रही, आपको मोटिवेट रखा उसने, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहा कि बेटा ये काम करना है, उनका मोटिवेशन जो है आपके साथ रहा, उनका आशीर्वाद रहा। और देन आपने सर जो बताया हमें कि अनएम्प्लॉयमेंट वाले जो बच्चे हैं, जिनके ऊपर आज सिर पे जिनके बोझ नहीं है, राइट, परिवार की किसी भी तरीके की जिम्मेवारी नहीं है, 3 से 5 साल का समय उनके पास आराम से है, वो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हों या कुछ भी स्टडी कर रहे हों, उसके साथ साथ में अगर वो इस बिजनेस को बिल्ड करें तो आने वाले समय के अंदर वो जरूर रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। और प्राइवेट जॉब का आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया सर, आज है कल नहीं है। सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है इस सिचुएशन के अंदर, प्राइवेट जॉब वाला तो चलो हो सकता है कोई मेडिकल में हो, कोई किसी में हो, कोई हॉस्पिटल में हो, वो सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे जो टीचर हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, सबसे ज्यादा जो लात पड़ी है वो इस कोरोना ने उन पे सबसे ज्यादा भारी कष्ट दिया है। जो अपना ट्यूशन सेंटर चला के टीचर बन के किसी भी प्राइवेट स्कूल में, किसी भी फर्म में पढ़ाते थे, सबसे ज्यादा समय की मार, समय का कोड़ा जो है उस कैटेगरी के ऊपर पड़ा है। और मैं चाहूंगा कि हमारी जो टीचर कम्युनिटी है उसको जरूर इस चीज को समझना चाहिए कि उन्होंने हमेशा समाज को एक नई दिशा दी है, नया युग उन्होंने जो है बनाने में काम किया है हमेशा से। चाणक्य जैसे हमारे गुरु रहे हैं। और मैं जरूर कहना चाहूंगा, सारे टीचर से आह्वान करना चाहूंगा, जितने भी लोग हमारे टीम के अंदर हमारे टीचर हैं, डेफिनेटली इस चीज को ध्यान से समझिए, सीखिए और इस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए आप अपने अपने एरिया में जरूर ये डिसीजन लीजिए माय फ्रेंड्स। आपको चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस तो हर काम में आएंगे, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें चैलेंज ना आए। और सर डेफिनेटली आपने बताया कि ग्रुप डी के अंदर 18,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ और 20,000 पे सैलरी है। 20,000 में से करीबन 10,200 रुपए तो यही बन जाते हैं जो हमने मिनिमम लिया है। बहुत सारा कोई ऐसा होगा, एक आधा सुल्फेडी होगा, उसको तो घर से पैसे लेने पड़ेंगे, वहां से पूरा भी नहीं पड़ेगा। वेरी थैंक यू से। और सुल्फेडी छोड़ दीजिए, नशेड़ी नहीं भी है एक मिनट के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारी वाला है, 42 साल की उम्र लास्ट होती है, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, जनरल से बिलोंग कर, देखिए नौकरी मिलने में हो सकता है कि एसटी को, बीसी को उसमें हो जाए, लेकिन सैलरी तो दोनों को बराबर मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। सैलरी तो दोनों को बराबर मिलेगी। सैलरी में तो ऐसा नहीं है कि एक को छूट मिल जाए और एक को छूट ना मिले। तो वहां पे तो एक सिचुएशन वो है कि उसको अपने पूरे 40-42 साल के अंदर मान लिया नौकरी मिल भी गई, अब 2 बच्चे हैं, बीवी है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो कैसे 20,000 रुपए में, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे गुजारा होगा? थिंक टू पॉज, मतलब सोचने का विषय है सर। और सबसे बेहतरीन जो बात आपने कही सर कि आपके अंदर जुनून था, आर्मी में जाने का जुनून था, और हरियाणा सरकार का जो तमगा लगाने का जो जुनून था वो भी मैंने देखा है। और आज आप मोदी की बंडी पहन के हमारे सामने बैठे हैं, तो इसका जुनून भी जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। कुलदीप पुनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अब मैं चाहूंगा कि हमारी टीम आज के सेशन के बारे में, जी सर, आज के सेशन के बारे में जो है हमारी टीम अपने अपने विचार रखे और क्या कहना चाहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। शुरुआत के 10 लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं, फोन में हैंड रेज करने का ऑप्शन है, या फटाक से जो भी माइक ओपन कर देगा उसी का नंबर जल्दी आ जाएगा। 10 से ज्यादा लोगों को मैं इनवाइट नहीं करूंगा। जी विक्रांत जी आपका माइक ओपन है। हाँ जी सर। सर आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है। सर ने आज अपनी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें बताया है, हमारे लिए बहुत ही आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। थैंक यू सर। कुलदीप जी आपका माइक बंद है सर, ऑन कर लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। पहले तो जय हिंद सर। हाँ जय हिंद जय हिंद भाई, जय हिंद। और सर कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सर। सल्यूट आपके डेडिकेशन को सर। आपकी स्टोरी सुनकर सर रोम रोम में ये खुल गया, बहुत जबरदस्त सर। आपकी स्टोरी सुनकर बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ है सर, मजा आ गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर जी। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैं आपको सल्यूट करना चाहूंगी सर। एक्चुअली मेरा भी
ऐसे मेरे दादाजी थे जो वो थे, और आज आपकी स्टोरी सुन के मुझे उनकी याद आ गई, और आपकी डेडिकेशन को, आपके संघर्ष को सल्यूट है सर। सो थैंक यू सो मच आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू गीता जी। एंड नेक्स्ट प्लीज एनीबडी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड Good morning, मॉर्निंग आशु मैम। जी सर, सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने ऐसी पर्सनालिटी से हमें मिलवाया। एंड देन कुलदीप सर, आपको सैल्यूट है, आपके डेडिकेशन को, आपके संघर्ष को। आपने जो आज अपने बारे में हमें बताया है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि कठिनाइयां तो जीवन में आती ही हैं, पर इंसान वही है जो इसे पार कर जाए और अपनी मुकाम हासिल कर ले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर आज आपको सुन के बहुत ज्यादा हमें मोटिवेशन मिला। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ एंड मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी ये बात सुन के। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच योगेश सर, हमें ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोगों की जो भूख है ना, आप लोगों की जो भूख है वो मुझे बैठने नहीं देती है, राइट। मैंने सुबह से पता नहीं कितने लोगों को फोन किए आज मैंने। मैं सच बताता हूँ कुलदीप जी, मेरे पास आपका फोन कब गया? मेरे ख्याल से 7:15 बजे। 7 बजे मैंने फोन किया सर आपको। 7 बजे के कोई 1-2 मिनट का टाइम रहा होगा। मैंने संदीप जी से रिक्वेस्ट की, मैंने प्रवीण जी से रिक्वेस्ट की, मैंने सुभाष जी से रिक्वेस्ट की, मैंने मोहित चावला जी से रिक्वेस्ट की, मैंने कैलाश चंद्र पांडे जी से रिक्वेस्ट की। किसी का भी समय नहीं मिला। हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है। बट मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो टीम है वो टीम भूखी ना सोए। अगर मैंने टेस्टिमनी का दिन डिसाइड किया है कि शुक्रवार को टेस्टिमनी होगी तो डेफिनेटली होगी, चाहे मुझे रोहतक से जीबीडी क्यों ना पकड़ के लाना पड़े, राइट। तो मैं बहुत शुक्रिया चाहता हूँ सर। बहुत काफी सोच विचार करने के बाद, ऊपर नीचे सारा देखने के बाद फिर मेरे दिमाग में एक नाम आया, कुलदीप पुनिया जी बचे हुए हैं भाई साहब की अभी तक जो है, और लास्ट सेशन का हमारे पार्ट भी थे, तो क्यों ना आज कुलदीप पुनिया जी को इनवाइट किया जाए। हमारे बड़े भाई हैं, पड़ोसी भी हैं हमारे गाँव के। दिल से शुक्रिया सर आपका। और कोई लीडर कहना चाहता हो तो डेफिनेटली कुछ कह सकता है। गुड मॉर्निंग सर, योगेश सर एंड कुलदीप सर, आप दोनों का थैंक यू, क्योंकि आप दोनों हर बार जब भी मिलते हैं, हर बार कुछ ना कुछ मोटिवेट ही करते हैं। कुलदीप सर से तो मैं स्टार्टिंग में, जब मैंने मोदी के स्टार्ट किया था, मैं तब इनके घर पे जाके मिलके आई थी, और योगेश सर आप जब चंडीगढ़ आए थे तब मैं आपसे मिली थी। तो मैं जितनी बार भी आप दोनों से मिलती हूँ, आप दोनों को सुनती हूँ, मैं हमेशा मोटिवेट ही रहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच आप सबका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे कोई दोस्त जो कुछ कहना चाहते हो, एनीबडी? अमरजीत कौर मैम। यस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी पर्सनालिटी से हमें मिलाया। उन्हें भी सैल्यूट है और आपको भी सैल्यूट है। आज हमने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बहुत अच्छा बताया अपनी लाइफ के बारे में कि इतनी भीड़, इतने लोगों को देखकर इंसान डरे नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश करे। जो आगे बढ़ जाएगा सफलता उसे जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी कोई नेक्स्ट लीडर हमारे? गुड मॉर्निंग योगेश जी। गुड मॉर्निंग हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मंजीत वर्मा जी, कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया योगेश जी, और आपको देख के तो और भी, और आज की तो मीटिंग में आपकी जो टोपी है ना वो 4 चांद लगा देती है हर मीटिंग में। और कुलदीप जी जैसी पर्सनैलिटी आ जाए, और इनकी जो सक्सेस स्टोरी है ना, मेरे साथ कुलदीप जी पिछले 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं, और कभी सक्सेस स्टोरी सुनने का मौका नहीं मिला। और रियली कुलदीप जी आपकी जो स्टोरी थी, जो सफलता की जो कहानी थी, बिल्कुल दिल में लगी है। मेरे को भी वो दिन याद आई, और आपके लिए 2 लाइनें याद आई है मेरे को, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा सभी से। कि एक बहुत बड़े शायर ने एक बात बोली कि कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर, कुछ नहीं मिलता
इस दुनिया में मेहनत के बगैर मुझे अपना साया भी धूप में आने के बाद मिला। क्या बात है यस सर, क्या बात है कुछ सर, नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर, मुझे अपना साया भी जो है वो धूप में आने के बाद मिला और धूप की तपिश हुई तभी वो साया बना सर। थैंक यू सो मच मनजीत जी इतने शानदार काइंडली वर्ड्स के लिए। और आपने एक बात बोली थी कि मुझे आज भी याद है वो लास्ट चीज जो आपने मुझे सिखाई कि जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके पास उनकी बॉडी होती है, उनका फिगर होता है, और पहलवान के पास उसकी ताकत होती है ना, फौजी के पास उसकी बंदूक होती है, और बिल्कुल एक 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 इंसान और था, क्या नाम बोला था आपने उसका? सिंगर सर, सिंगर। हाँ, सिंगर के पास उसकी वॉइस होती है, उसका गायन की कला होती है, और नेटवर्कर जो होता है उसके पास उसके शब्द होते हैं जो नए इंसान के पास नहीं होते। उसको मंज के वो शब्द जूम सेशन को अटेंड करके यूट्यूब पे समय लगा के वो शब्द मिलते हैं, सीखने को मिलता है, बुक्स पढ़ के मिलते हैं। थैंक यू सो मच मंजीत जी, ग्रैंड सैल्यूट है सर आप। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में एक लीडर और है, और एक लाइन और एक बात और बोलना चाहूंगा मैं। जी 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 जी। जैसे प्रांजल मैम ने कहा कि मैं कुलदीप जी और योगेश जी से मोटिवेशन मिलता है, रियली बिल्कुल मैम, बिल्कुल मिलता है। और ये मैंने एक चीज सीखी है योगेश जी आपसे, क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड है मेरा, मैं सीखता हूँ, छोटे या छोटा लीडर हो या बड़ा लीडर हो, क्योंकि इंसान जब तक सीखता है जब तक उसकी तरक्की उसके हाथों में होती है। क्योंकि आप ना आदमी को मोटिवेट नहीं करते हो साहब, आप आदमी को मोटिवेशन देते हो, और मेरे को मैं लाइक करता हूँ मोटिवेशन को। आदमी मोटिवेशन से काम तो 2-3 दिन करेगा खैर, पर उस मोटिवेशन से जिंदगी भर काम करेगा। मेरा मानना तो ये है भाई मेरी टीम भाग जाएगी इतना ऐसे वर्ड का इस्तेमाल लग रहा है, मेरी टीम भाग जाएगी। मैं ना प्यार मेरे थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। एक वर्ड और सीख लिया, मोटिवेशन है। हाँ जी, तो योगेश जी का मोटिवेशन जिसके हाथ में पड़ गया ना, बजरंग बली वाला सोटा है ये, जिसको पड़ जाए वो आगे ही आगे चलेगा, पीछे नहीं बढ़ सकता। जो सोटे के नीचे आ गया वो आगे ही बढ़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पे लीडर हमारे गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग सुनीता राणा जी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? एकदम बेहतरीन जी मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग कुलदीप सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। सर सबसे पहले तो आप दोनों को थैंक यू सर, और सबसे बड़ा थैंक यू योगेश सर को कि आज हमें इतनी महान हस्ती से मिलाया। रियल में वैसे तो आर्मी का दूसरा नाम ही संघर्ष की कहानी है, लेकिन सर जब आपने आज एक एक बात बताई, आपकी स्टोरी बताई, तो रियल में मेरी आंखों के सामने घूम रही थी कि सर ने कैसे कैसे संघर्ष किया, कैसे कैसे आर्मी में गए हैं। और सबसे दूसरी बात सर, मेरे को आज आपसे ये सीखने को मिला कि आपने देखो आर्मी में गए हो, मीन्स कि आप गवर्नमेंट जॉब में वहां भी थे, उसके बाद वहां से रिटायर होके आपने दूसरी गवर्नमेंट जॉब की है। सर आपको सामान भी वहां से कैंटीन से ऑफर में मिलता है, लेकिन फिर भी आपने मोदी केयर प्लेटफॉर्म को चुना है। इसका मतलब मोदी केयर प्लेटफॉर्म रियल में सबके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हर किसी के ड्रीम्स को पूरा कर सकता है सर। और आपके डेडिकेशन को सर, आपके संघर्ष को और आपके मोटिवेशनल को सर दिल से सैल्यूट है सर, दिल से सैल्यूट है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर। और योगेश सर आपसे कहना चाहूंगी, कहाँ से चुन के लाते हो सारे ऐसे कोहिनूर? नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सो मच सुनीता जी, नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में हमारे खास लीडर हैं जो कि बहुत दूर से बिलोंग करते हैं, डायरेक्टर है मैम रिंकी सेठ जी। रिंकी सेठ मैम, मेरी वॉइस यदि आप तक आ रही हो तो आपने आज का सेशन यदि पूरा सुना है, ध्यान से सुना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका रिव्यू जरूर लेना चाहूंगा जी मैम, क्योंकि आप अभी हमारे साथ में एसोसिएट होने शुरू हुए हैं जूम सेशन में, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? सर वाकई बहुत अच्छा लगा, सर से भी काफी मोटिवेट हुए कि हम जॉब करने के, गवर्नमेंट वर्क करने के बाद भी
कुछ इसमें ऐड होके अच्छा कर सकते हैं। और हम लोग तो प्राइवेट कर रहे हैं सर, बिल्कुल मैम, तो हम लोग के लिए तो कितना नेसेसरी है बिल्कुल ये भी समझ में आया। और बिल्कुल वाक्य में सर ने और बहुत thank you, ही sir. तरीके से समझाया। यस सर। और कुलदीप जी, मैं बताना गवर्नमेंट जॉब तो चाहूंगा अपने आप में ही सर आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है। मैम, फिर भी सर ने ज्वाइन किया तो इट मीन्स हम भी इसमें जुड़े रहेंगे सर, और ट्राई करेंगे सर जैसा हमको जुड़े बोला है। रहेंगे और जोड़ते रहेंगे, है ना? हाँ, जोड़ते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, बिल्कुल, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। लर्निंग एटीट्यूड रखिए, लर्निंग करेंगे तो डेफिनेटली अर्निंग अपने आप होनी शुरू हो Yes, जाएगी। sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस सर। कुलदीप जी, मैं बताना चाहूंगा मैम हमारे साथ ग्वालियर से एसोसिएटेड है। अरे वेरी गुड सर, वाह बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। वेरी नाइस। थैंक यू सर। ये कि बात आपको जल्दी हो गया जी। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। सचिन शर्मा जी ने अपना माइक ओपन किया था, हमारे बहुत ही बेहतरीन लीडर जी। सचिन जी, गुड मॉर्निंग योगेश सर। बहुत बेहतरीन संघर्ष की कहानी सुनाई सर आज कुलदीप सर ने, तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ इनके संघर्ष को। और इससे एक चीज जरूर सीखने को मिली सर कि अगर हमारा विजन क्लियर है ना, हमको सबसे पहले अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा। अगर विजन क्लियर है हमको करना क्या है तो हम उसको जरूर अचीव कर पाएंगे सर। लेकिन अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर, ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा कि हम अपनी इस लाइफ से चाहते क्या है। अगर हमें क्लियर हो गया तो वो हमको जरूर मिलेगा सर, और उसी के लिए हम एफर्ट्स करेंगे और हमें जरूर मिलेगा। बहुत अच्छा संघर्ष की कहानी सुनाई सर, बहुत मोटिवेट हुए हैं सर की कहानी सुन करके। बहुत अच्छे लीडर्स हमारे बीच में मौजूद हैं और सर की स्टोरी से आई थिंक बहुत सभी मोटिवेट हुए होंगे आज। तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ सर की डेडिकेशन को और सर के एफर्ट्स को कि उन्होंने इतना अच्छा एक काम करके और इतनी अच्छी अचीवमेंट हासिल करी है। और हमारी बेस्ट विशेष है सर को कि इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपने और ज्यादा इनकम प्राप्त करें मोदी केयर से। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यदि कोई और लीडर कुछ कहना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर मैं अपनी बातें रखते हुए सेशन को क्लोज करूंगा। गुड मोदी मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी मॉर्निंग नीलम जी। और गुड मोदी मॉर्निंग सर आपको भी। गुड मोदी मॉर्निंग मैम। बहुत ही बढ़िया सर, ग्रेट। देखना खाना बनाना बीच में छोड़ के और मैं आपके लिए आई हूँ बिल्कुल यहाँ। तो बहुत ही बढ़िया मोटिवेट किया सर आज आपने, और कई चीज हमको पता चली जो आपने बताई। सबसे बड़ी बात सर, हम अपने बच्चों के लिए पैसिव इनकम छोड़ के जा सकते हैं यहाँ से, जो हम कर रहे हैं। तो कई बात आपसे सीखने को मिली सर आज। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कोई और दोस्तों? गुड मोदी मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी मॉर्निंग ऋषि मोहन जी। थैंक यू सर। गुड मोदी मॉर्निंग कुलदीप जी। गुड मोदी मॉर्निंग सर ऋषि सर। थैंक यू सर। तो सर आज की आपकी स्टोरी सुन के वाकई में ये लगा लीजिए, ये लग रहा है कि भी जैसे योगेश जी बूस्ट करते हैं ना सभी को, आपके संघर्ष को सुन के, आपकी लाइफ के स्ट्रगल को सुनते हुए और आपके मोदी केयर के अंदर आपने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया अपनी पूरी लाइफ का और मोदी केयर का, तो वाकई में सर सैल्यूट है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। बस ठीक है सर, थैंक यू। और सभी से भी मैं यही कहूंगा कि मोदी केयर एक पैसिव इनकम का जरिया है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे सबके लाइफ में जरूरी है। और हमारे बीच में अगर नए लीडर अवेलेबल हैं जितने भी, वो जरूर इस चीज को बड़े ध्यान से उन्होंने, उम्मीद करता हूं मैं कि उन्होंने बड़ी ध्यान से इन सर की बातों को सुना होगा। राइट, तो बढ़ते रहिए और दौड़ते रहिए। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर जी गुड मोदी मॉर्निंग। गुड मोदी मॉर्निंग सर। गुड मोदी मॉर्निंग। आपको दिल से सल्यूट है, क्योंकि
आर्मी वो ना जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, हम तो ये इस बात पे अड़े हुए हैं। और आपको ये मान के चलो भी सबसे बड़ी खुशी ये है कि भाई एक आर्मी पर्सन, रिटायर्ड आर्मी पर्सन कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आर्मी पर्सन के लिए तो सब कुछ ये मान के चलो कि यानी गवर्नमेंट ने पहले ही वो कर दिया भी आर्मी जो सेंटर के एम्प्लॉई हैं उनके लिए तो मेडिकल भी है, हेल्थ फैसिलिटी है, सब कुछ फ्री है ये मान सकते हैं। और साथ के अंदर उनको जो सामान मिलता है वो डिस्काउंटेड भी मिलता है, तो और अच्छा सामान मिलता है। तो आपने भी ये जो प्लेटफॉर्म चुना सर, इसके लिए रियल में यानी कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ नहीं सर, बहुत कुछ है। और आपने जो लोग हम जैसे मोदिगेरियन जो नए नए ज्वाइन किए हैं और किसी को पूरी तरह जानकारी नहीं है और कुछ ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए तो सर ये एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन होगा सर। तो सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। योगेश सर आपको लेके आए, आपको सर, योगेश सर को और पूरी टीम को सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों कोई और कुछ कहना चाहता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम अपने सेशन को कुलदीप जी को एक लाइन के साथ में हम फिर विदाई दें। आई थिंक कोई नहीं है, सभी लीडर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय भी किया सेशन को, 1 घंटे के सेशन को। थैंक यू सो मच कुलदीप जी। और मैं एक चीज, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बूढ़े तो सभी हो जाते हैं, बूढ़े तो सभी हो जाते हैं, पर बड़ा होना कोई कोई जानता है, कोई कोई बड़ा होता है, क्योंकि बूढ़ा होने में मेहनत नहीं लगती और बड़ा होने में मेहनत लगती है। आपकी मोटिवेशन मतलब कमाल है सर, जिंदगी जो आपने दी है, जो संघर्ष किया है और प्रूव करके दिखाया अपने आप को कि आप 10th में भी फर्स्ट थे, आप 8th में भी फर्स्ट थे, आप आर्मी में भी फर्स्ट थे और आप सेक्रेटरीट के काम में भी डेफिनेटली फर्स्ट है। और आई होप कि आप मोदी केयर में 13 फरवरी 2023 को डेफिनेटली फर्स्ट आकर के जो है आप टाटा नेक्सॉन के डेफिनेटली ओनर बनेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर, जय हिंद जय भारत।